सन 1947 में ना एक लकीर खींची गई थी। एक ऐसी खूनी लकीर जिसने जमीन को बांट दिया था। जी बिल्कुल। और मतलब दरियाओं का रुख मोड़ दिया था, घरों को तकसीम कर दिया और करोड़ों इंसानों को रातों रात बिल्कुल अजनबी बना दिया। एक बहुत ही भयानक तारीखी जबर था वो। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन इस जबर के हवाले से मेरे जहन में एक बहुत ही बुनियादी सवाल उभरता है। जी, वो क्या? क्या कोई भी लकीर, चाहे वो कितनी ही गहरी क्यों ना हो, इंसान की यादों को बांट सकती है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल उठाया आपने। वैसे आमतौर पे जब अदब या लिटरेचर की बात होती है तो जहन में क्या खाका उभरता है? कुछ पुरानी और बोसीदा सी किताबें, भारी भरकम फलसफियाना अल्फाज, गजलें, या फिर वो कविताएं जिन्हें पढ़कर इंसान किसी गहरी सोच में पड़ जाता है। बिल्कुल। हम आम तौर पर अदब को कागज के सफ़हात और रोशनाई तक ही महदूद समझते हैं। हाँ, और ये फर्ज कर लिया जाता है कि कुछ गहरा महसूस करने के लिए लफ्जों का पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन आज हम इस बात की तह तक जाएंगे। ठीक है। मेरा मतलब है, क्या अदब वाकई सिर्फ किताबों की अलमारियों तक महदूद है? बिल्कुल नहीं। अदब सिर्फ किताब, शायरी या कविता में नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। कुछ फिल्में भी अदब का इतना ही सुनहरा और लाजवाल हिस्सा होती हैं, जिनको देखने के बाद इंसान कई दिनों तक एक अजीब सी खामोशी और गहरी सोच में मजबूर हो जाता है। ये एक बहुत ही दुरुस्त और गौर तलब जाविया है। सिनेमा और अदब का रिश्ता वैसे भी बहुत पुराना है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इन दोनों के मिलाप से जो चीज वजूद में आती है ना, उसे हम बसरी अदब यानी विजुअल लिटरेचर कह सकते हैं। विजुअल लिटरेचर, क्या बात है! हाँ। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ पर्दे पर चलती नहीं हैं, बल्कि वो सीधा देखने वाले के दिल और रूह के तार छेड़ती हैं। वो इंसान के अंदर के मौसमों को बदल कर रख देती हैं। बिल्कुल सही। मतलब सिनेमा की स्क्रीन पर चलते हुए साए बगैर कुछ कहे भी गहरी शायरी कर जाते हैं। जी। जब एक कैमरा किसी किरदार की आंखों में छुपी हुई उदासी को पकड़ता है, तो वो दरअसल एक पूरी नज्म लिख रहा होता है। और यहीं पर सिनेमा एक आम तफरी से निकलकर खालिस अदब बन जाता है। और इसीलिए आज खुशी न गमी की टीम पहली मर्तबा अपनी इस तहकीकी गुफ्तगू में किसी किताब के बजाय एक फिल्म का रिव्यू पेश कर रही है। अरे वाह! ये तो एक बहुत ही जबरदस्त और नई शुरुआत है। शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पर मौजूद फिल्म मैं वापस आऊंगा की। ये एक ऐसी कहानी है जिसने तारीख और जज्बात को एक ही धागे में पिरोया है। बिल्कुल। और अगर हम इस कहानी की तह में उतरें, तो ये वाज़ेह हो जाता है कि ये गुफ्तगू सिर्फ एक रवायती फिल्मी कहानी के बारे में नहीं है। तो फिर किस बारे में है? ये दरअसल इस हकीकत की खोज है कि मोहब्बत और तारीख के दरमियान क्या गहरा और पुरअसरार ताल्लुक है। तारीख और मोहब्बत। जी। जब इंसान की जाती जिंदगी और कौमों की बेरहम तारीख आपस में टकराती हैं, तो क्या कुछ पाश पाश हो जाता है। ये फिल्म इसी आलमी का मुताला है। तो फिर अदब से सिनेमा के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और सीधा फिल्म की बुनियादी कहानी की तरफ आते हैं। जी बिल्कुल। शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है दो किरदारों से। कीनू जो कि एक सिख लड़का है और जिया जो एक मुस्लिम लड़की है। कॉलेज की जिंदगी और मासूम सी दोस्ती। हाँ, जो आहिस्ता आहिस्ता बिना किसी शोर शराबे के मोहब्बत में ढलने लगती है। लेकिन फिर हिंदुस्तान की तकसीम का वो दर्दनाक दौर आ जाता है। नक्शे बदलते हैं और लोग उजड़ते हैं। बिल्कुल। और जमीन पर खूनी सरहदें खींच जाती हैं। अब एक मिनट, यहाँ मेरे जहन में एक बहुत ही सख्त सवाल उभरता है। अच्छा, पूछिए। हिंदी सिनेमा में मोहब्बत की कहानियां, खासतौर पर एक सिख लड़के और मुस्लिम लड़की की कहानी, और वो भी तकसीम के पस मंजर में, क्या ये वही पुरानी घिसी पिटी कहानी नहीं है? मतलब आपको ये एक क्लीशे लग रहा है? हाँ ना, अक्सर ऐसा ही होता है कि दो लोग मिलते हैं और मुआशरा या खानदान उनके खिलाफ एक ऊंची दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। सच बताइए, इस कहानी में नया क्या है? ये एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल है। बज़ाहिर ये एक आम सी कहानी लग सकती है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। वो कैसे? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि इस कहानी में रुकावट कोई आम मुआशरा नहीं है, कोई जालिम खानदान या गांव की पंचायत विलन नहीं है। तो फिर कौन है? यहाँ इनके दरमियान जो दीवार खड़ी है ना, वो तारीख है।
तारीख? लेकिन तारीख एक विलेन कैसे हो सकती है? मेरा मतलब है, सिनेमा में तो विलेन का एक चेहरा होता है जिससे नाजरीन नफरत कर सकें। बिल्कुल, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी कामयाबी है। यहाँ तारीख का कोई चेहरा नहीं, बल्कि ये एक नादीदा बेरहम कुव्वत के तौर पर काम करती है। एक बेरहम कुव्वत? जी, डायरेक्टर ने ये दिखाया है कि जब मुल्क टूटते हैं तो सिर्फ जमीन नहीं टूटती, बल्कि इंसान के अंदर का वो हिस्सा भी टूट जाता है जो उसने बड़ी मुश्किल से किसी दूसरे इंसान के साथ जोड़ा होता है। उफ, ये तो बहुत गहरी बात कह दी आपने। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सरहदें जमीन को बांट सकती हैं, लेकिन क्या वो दो दिलों के उस एहसास को बांट सकती हैं जिसे कभी किसी नक्शे की जरूरत ही नहीं थी? बिल्कुल नहीं बांट सकती। मोहब्बत को भला कैसे बांटा जा सकता है? यही तो, एक तरफ साथ जीने का ख्वाब है और दूसरी तरफ बढ़ते हुए मुल्क का कड़वा सच, जिसमें इंसान का अपना कोई इख्तियार नहीं। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि तारीख का पहिया जब चलता है तो वो कितनी अनकहे जाती रिश्तों को कुचल देता है। जी, और तारीख की किताबों में उन रिश्तों का जिक्र तक नहीं होता। अब जरा इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और किरदारों से निकलकर डायरेक्टर इम्तियाज अली की सोच की तरफ आते हैं। इम्तियाज अली का काम? हाँ, हमने उनके काम में अक्सर एक दीवानगी देखी है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस फिल्म में उन्होंने कैमरे का रुख वक्त के चेहरे की तरफ मोड़ दिया है। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। अब यहाँ मेरी एक और उलझन है। वक्त का तो कोई चेहरा नहीं होता ना, तो एक डायरेक्टर वक्त को कैमरे की आंख से कैसे दिखा सकता है? ये समझने के लिए हमें फिल्म की विजुअल लैंग्वेज पर गौर करना होगा। इम्तियाज अली वक्त को दिखाने के लिए महज साल और तारीखें स्क्रीन पर नहीं लिखते। अच्छा, तो फिर वो क्या करते हैं? वो वक्त को महसूस कराते हैं, पुरानी इमारतों पर जमी हुई काई दिखाकर या किसी पुराने जंग आलूद ताले पर कैमरा ठहराकर। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज है। और गुजरते हुए मौसमों के जरिए, जब एक ही दरख्त पर पत्ते आते हैं और फिर झड़ जाते हैं। ये कहानी सिर्फ उन दो मोहब्बत करने वालों तक महदूद नहीं है। तो इसमें और कौन शामिल है? इसमें 3 नस्लें शामिल हैं, दादा, बेटा और पोता, और उनके साथ 3 अलग-अलग दौर चल रहे हैं। यानी ये 3 नस्लें दरअसल वक्त के 3 मुख्तलिफ रवैयों को पेश कर रही हैं? बिल्कुल। दादा वो नस्ल है जिसने इस दर्द को सहा है और वो माजी में कैद है। और बेटा? बेटा वो नस्ल है जो इस दर्द और यादों से भागना चाहती है, जो सिर्फ हाल में जीकर अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती है। और पोता? जाहिर है वो नस्ल होगी जिसे माजी की कोई बराह रास्त खबर नहीं, मगर वो तजस्सुस से देखता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त समझा। इससे ये साबित होता है कि इंसान को सिर्फ इंसान से मोहब्बत नहीं होती। हाँ, ये बात तो है। इंसान अपने माजी से, उस शहर से जहां बचपन गुजरा, उन पुरानी गलियों की मिट्टी से भी मोहब्बत करता है। यहाँ मुझे एक तमसील याद आ रही है जो शायद इस कैफियत को जरा बेहतर अंदाज में वाज़ेह कर सके। जी जरूर बताइए। फिल्म का जो उन्वान है, मैं वापस आऊंगा, ये कोई आम सा वादा नहीं है जो हीरो ट्रेन में बैठते हुए बोल देता है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत गहरा है। ये एक पूरी जिंदगी का इंतजार है। मिसाल के तौर पर, जब कोई इंसान हमेशा के लिए बिछड़ जाता है तो जो खालीपन पैदा होता है वो इस कमरे में या घर के आंगन में नहीं होता। कमरा तो वैसा ही रहता है। हाँ, कुर्सियां वहीं होती हैं, अलमारी में कपड़े भी मौजूद होते हैं। वो खालीपन दरअसल उस पीछे रह जाने वाले इंसान के अंदर पैदा होता है। वाह, क्या बात कही है आपने, बहुत ही शानदार मिसाल है। शुक्रिया। मुझे लगता है फिल्म का कैमरा दरअसल उसी अंदरूनी खालीपन और उन्हीं यादों का पीछा करता हुआ महसूस होता है। जी, कैमरा किरदारों के दिल में मौजूद उस खाली कमरे की तस्वीर कशी करता है। फिल्म मोहब्बत को कोई लेक्चर देकर नहीं समझाती। हाँ, कोई किताबी तारीफ नहीं देती। बस मोहब्बत के इस एहसास को, इसके दर्द को एक कैनवस पर फिर बिखेर देती है। दर्द कितना है ये नहीं बताती, बस दर्द दिखा देती है। लेकिन अगर हम यादों और इस तवील इंतजार की गुफ्तगू को आज के माशरे और मौजूदा हालात से जोड़ें तो क्या देखते हैं? जी, आज के हालात के हवाले से। आज के दौर में जब हर तरफ तेजी है, नफरत की आवाजें बहुत तेज हैं, सोशल मीडिया पर हर वक्त एक हंगामा बरपा रहता है। बिल्कुल, दूरियां और दीवारें खड़ी हैं। तो फिर ऐसे शोर शराबे वाले दौर में ये इतनी धीमी, खामोश और पुरानी यादों वाली फिल्म आखिर क्यों अहम है? उसका आज के इंसान से क्या ताल्लुक? उसका ताल्लुक बहुत गहरा है। आज के दौर में ये फिल्म एक बिल्कुल शफाफ आईने की तरह सामने आती है। आईने की तरह? जी,
आज जब मीडिया का एक बड़ा हिस्सा नफरत और तफरीक बेचने में मसरूफ है, वहाँ ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि सिनेमा माशरे की रूह का आईना है। और आईने का काम सिर्फ सच दिखाना होता है, कोई फतवा देना नहीं। बिल्कुल दुरुस्त। ये फिल्म कोई भाषण नहीं देती कि नफरत करना गलत चीज है। मतलब ये कोई अखलाकी दर्स नहीं देती। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये मोहब्बत को इतनी खूबसूरती और सच्चाई के साथ महसूस कराती है कि नफरत खुद ब खुद बहुत छोटी, बेमानी और बौनी लगने लगती है। किनू सिख है और जिया मुस्लिम। हाँ, लेकिन उनके दरमियान मजहब नहीं, बल्कि इंसानियत खड़ी है। कोई सरहद नहीं, सिर्फ एक ऐसा रिश्ता है जो रूह से रूह तक जाता है। ये बात तो मानने वाली है कि जब सच्चाई इतनी ताकतवर हो तो उसे किसी नारे की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज जो अक्सर आज की नस्ल के लिए बहस का मौजू बनती है, वो है फिल्म की रफ्तार, यानी उसका पेस। उसका धीमापन। जी, आज का इंसान जो 10 सेकंड की वीडियोस देखने का आदी है, उसे हर सीन में एक्शन चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि इस फिल्म का ये ठहराव देखने वालों को परेशान क्यों नहीं करता? ये सिनेमा की नफ्सियात का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। एक सच्ची और आला पाई की फिल्म की पहचान यही होती है कि इंसान उसके एहसास में इस कदर खो जाता है कि कहानी उसे अपनी लगने लगती है। यानी वो खामियां तलाश नहीं करता? बिल्कुल। इंसान तेजी और शोर उस वक्त चाहता है जब वो सिर्फ एक तमाशा देख रहा हो, लेकिन जब वो स्क्रीन पर अपना कोई अक्स देखने लगे तो वो खुद ब खुद रुक जाता है। अरे वाह, ये तो बड़ी गहरी बात है। जब जज्बात सच्चे हो तो रफ्तार का धीमापन दरअसल महसूस करने का वक्त बन जाता है। तेज रफ्तार गाड़ी में बैठे हुए आप रास्ते के फूलों की खुशबू महसूस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको रुकना पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत बात है। तो आइए अब तारीख और सिनेमा की इन भारी बातों से निकलकर इंसान के बिल्कुल ज़ाती जज्बात की तरफ चलते हैं। जी, जाती नफ्सियात की तरफ। ये एक हकीकत है कि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई जिया या कोई ना कोई कीनो जरूर रहा होता है। बिल्कुल, किसी न किसी मोड़ पर। वो अधूरी मोहब्बत जो शायद बरसों पहले वक्त की धूल तले दफन हो चुकी हो, जिस पर रोजमर्रा की जिंदगी की इतनी तहें चढ़ चुकी हों कि बज़ाहिर उसका कोई वजूद नजर न आए। लेकिन वो खत्म नहीं होती। जी, हैरत की बात यह है कि उसकी कब्र पर यादों के फूल आज भी खिलते हैं। वो यादें मरती नहीं, इंसान के अंदर कहीं सो जाती हैं। और ऐन उसी मकाम पर आकर ये फिल्म एक पर्दे की कहानी से निकलकर एक बिल्कुल ही अंदरूनी तजुर्बा बन जाती है। अगर हम क्लाइमैक्स की बात करें, यकीनन कोई सस्पेंस खत्म किए बगैर। हाँ, क्लाइमेक्स तो इस फिल्म की जान है। आखिरी हिस्सा महज आंखों से नहीं देखा जाता, इसे रूह के अंदर उतारा जाता है। यानी वो सिर्फ कीनो और जिया की मोहब्बत नहीं रहती। बिल्कुल, वो एक पूरी नस्ल की मोहब्बत बन जाती है। उन सब की मोहब्बत जिन्होंने इंतजार किया, जो बिछड़ गए और जो कभी लौट नहीं पाए। तो इस तमाम तफसीली गुफ्तगू का निचोड़ क्या निकला? सिनेमा की सच्ची कामयाबी यही तो है कि अंधेरे हॉल में पर्दे पर किसी और की कहानी चल रही हो जी। और अचानक इंसान को अपनी ही जिंदगी का कोई नाम, कोई बिछड़ी हुई आवाज या बरसों पुराना कोई खत याद आ जाए। वो एक लम्हा जब पर्दे की कहानी और इंसान की अपनी कहानी मिल जाए। यही सिनेमा की असल जीत है। और अगर इस गुफ्तगू का खुलासा किया जाए तो मैं वापस आऊंगा, सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि हर अधूरी मोहब्बत की तरफ से किया गया एक वादा है। क्या खूबसूरत बात कही है। ये मोहब्बत की एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें वक्त के मध्यम रंग हैं, जुदाई का दर्द है, सरहद का सच है और उम्मीद की एक रोशनी भी है। बिल्कुल, और इसीलिए खुशी ना गमी की टीम की तरफ से ये एक पैगाम है कि नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को जरूर देखें। खास तौर पर अगर किसी ने भी जिंदगी में कभी सच्ची मोहब्बत की हो। उसे आम प्रेम कहानी समझकर नहीं देखना चाहिए, क्या हो सकता है उस जज्बे के लिए। और हाँ, खुशी ना गमी की टीम पहली बार किसी फिल्म का रिव्यू पेश कर रही है। अगर देखने वालों को हमारी ये पेशकश पसंद आए तो हम मुस्तकबिल में अच्छी शायरी, अफसाने के साथ साथ अच्छे सिनेमा की बात भी करते रहेंगे। जी, ये सफर जारी रहेगा। बस हमें YouTube और Instagram पर भी जरूर फॉलो करें। अब इससे पहले कि हम इख्तिताम करें, क्या कोई आखिरी बात है जो आप कहना चाहेंगे? जी, एक ऐसा सवाल है जो जहन में गूंजता है और जिसका जवाब किताबों में नहीं मिलता। वो कैसा सवाल? जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग सरहद पार करके अपना सब कुछ छोड़ने पर मजबूर हुए, वो दरअसल वहां से कभी पूरी तरह निकले ही नहीं? ये तो बहुत उदास कर देने वाला ख्याल है।
क्या उनकी रूह का एक हिस्सा आज भी उन पुरानी गलियों में घूमता है, जो दहाइयां गुजरने के बाद भी नए बसने वालों को किसी ठंडी हवा के झोंके की तरह महसूस होता है? यानी जिस्म एक मुल्क में और रूह दूसरे में? बिल्कुल। क्या सच्ची मोहब्बत वाकई इंसान को इस तरह दो हिस्सों में बांट देती है कि जिस्म एक जगह रहता है और रूह हमेशा के लिए दूसरे मुल्क की कैदी बन जाती है? ये सोचने की बात है। वाकई, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको एक गहरी सोच के साथ छोड़े जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पुरमज़ गुफ्तगू के लिए।